हेलो और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमने एक सीरीज चलाई है यूकेपीएससी प्रीवियस ईयर यूके ट्रिपल एस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन की। तो उसमें आज हम यूकेपीएससी 2016 का आरओ का एक पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने का फ़ायदा ये है कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम्स में आते हैं। और उसका दूसरा फ़ायदा है कि हमें कोर एरियाज़ का पता चलता है जहाँ से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। और तीसरा ये है कि आप एलिमिनेशन टेक्निक्स और बहुत सारी टेक्निक्स, इंटेलिजेंट गैसेस सीखते हैं जिसको आप एग्जाम में यूज करके अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। तो कल एक यूकेपीएससी ने पेपर कराया था जेल गार्ड का, जिसे बंदी रक्षक भी बोलते हैं। तो वहाँ पे भी इस पेपर से भी कितने क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन कम से कम रिपीट हुए थे। और थीम्स तो पता नहीं कितनी रिपीट हुई थी। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये 2016 का क्वेश्चन पेपर है और इससे वहाँ पे 2023 में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे उत्तराखंड में पेपरों से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, थीम्स रिपीट होती हैं, आपको समझ आता है कि क्वेश्चन पेपर को कैसे हैंडल करना है, ताकि आप आसानी से कट ऑफ तक पहुँच सकें। तो हम शुरू करते हैं। और दूसरा ये है कि ये वाला जो पेपर है, इसका भी वही पैटर्न है जो लोअर पीसीएस का था और एआरओ जो आने वाला है। 150 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के, और बाकी 100 क्वेश्चन जो हैं आपके जीएस और करंट अफेयर्स, इन सब चीज़ों का जीएस जिसको बोल सकते हैं। तो इसमें भी, तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि 20 के आसपास के क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आएंगे। 15 से 20 क्वेश्चन साइंस से और टेक से और कंप्यूटर से रिलेटेड आएंगे। तो आप इन कोर एरियाज़ पे भी मेहनत कीजिए और कम से कम 25 से 30-40 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड से आएंगे। तो आपको इस प्रकार से अपने जीएस एरिया को काफ़ी अच्छे से तैयार करके जाना है। तो हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। तो एंटीबॉडी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। और उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, स्वाइन फ्लू किसके द्वारा होता है? तो ये विषाणु के द्वारा होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रोटीन का मुख्य तत्व क्या है? नाइट्रोजन इसका मुख्य तत्व है। और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम संरक्षण के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऊर्जा ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, पर्यावरणीय समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम कर दिया किया जाने लगा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डीडीटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किसके द्वारा पेट्रोल जनित आग को बुझाया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि हम जानते ही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग अ, अ, आग बुझाने के लिए किया जाता है। और ऑक्सीजन जो है वो आग को बढ़ाने का कार्य करती है। और उसको जो कार्बन डाइऑक्साइड अगर उसमें डाल दें तो वो ऑक्सीजन का कांटेक्ट खत्म कर देती है आग के साथ, तो आग बुझ जाती है। और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, फल पकाने के लिए कौन सा हार्मोन, पकाने का हार्मोन कौन सा है? तो इथाइलिन इसका राइट आंसर है। ऑक्सिन और काइनेटिन जो है वो वृद्धि हार्मोन है उसके, पादप के। और उसके बाद जो सूरजमुखी पौधे के बीजों में होता है तो ये तेल इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ये है, पार्सेक मात्रक है, ये दूरी का मात्रक है। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। तो ये तो तकरीबन 6-7 पेपरों में एक बार रिपीट हो जाता है उत्तराखंड के एग्जाम में। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर क्या कहलाता है? तो एनालिटिकल इंजन कहलाता है। अगर आप एलिमिनेशन टेक्निक का इस क्वेश्चन में यूज करें तो दो दो ऑप्शन तो आप आसानी से एलिमिनेट कर देंगे। प्रोसेसर तो कंप्यूटर का नाम है ही नहीं, ये तो प्रोसेसर है ना। तो आप इसको एलिमिनेट कर दीजिए। 33% का आपका प्रोबेबिलिटी अब हो गई क्वेश्चन को ठीक करने की। उसके बाद आप कैलकुलेटर को भी अगर एलिमिनेट कर देंगे तो 50-50% हो गया यहाँ पे। अब आप 50-50% से भी इस क्वेश्चन के आंसर को कर सकते हैं। अगर आप एबेकस लगाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा, अगर आपने एनालिटिकल इंजन लगा दिया तो आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप आंसर को पहुँच सकते हैं। और एबेकस का आपको थोड़ा ध्यान हो तो ये चाइना में बनाया गया पहला गणना मशीन था। तो इस प्रकार से भी अगर आप इसको भी एलिमिनेट कर देंगे तो आपका एक ही ऑप्शन बचेगा, एनालिटिकल इंजन। तो इस प्रकार से भी आप राइट आंसर तक पहुँच सकते हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, ये है, निम्न में से कौन सा एक नॉन वोलेटाइल है? नॉन वोलेटाइल वो होती है जो डिलीट नहीं की जा सकती मेमोरी, जिसमें स्टोर डाटा डिलीट नहीं किया जा सकता बेसिकली। तो रोम वो है, रीड ओनली मेमोरी, मतलब जिसको रीड, खाली रीड ही कर सकते हैं, उसमें रीड राइट नहीं कर सकते। तो रीड ओनली मेमोरी जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। और जो उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने की युक्ति है? तो मॉडेम इसका राइट आंसर है। कई बार रिपीट होता है यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन। उसके बाद है,
निम्न में से कौन सा अति शक्तिशाली शक्तिशाली प्रकार का कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर, नाम से ही पता चल रहा है। उसके बाद है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिनको आप थोड़ा सा उनके एक्रोनिम्स को अगर आप अच्छे से डिकोड कर लें तो आप आसानी से आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के आंसर में पहुंचने के लिए आप इंग्लिश वाले वर्जन का यूज कीजिए, वहाँ से आप आसानी से चीज़ों का आइडिया लगा सकते हैं, वहाँ पे अच्छे से डिकोड कर सकते हैं। और स्कीम्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं, स्कीम वाले क्वेश्चन में तो बहुत जगह इस चीज़ का यूज होता है। तो आप स्कीम को पढ़ के भी उसको थोड़ा सा अगर आप प्रयोग कर लेंगे तो वहाँ से भी आप आंसर्स तक आसानी से पहुँच सकते हैं। तो इन फ्यूचर में अपने किसी डिस्कशन में उस पर्टिकुलर टेक्निक्स के रिगार्डिंग एक वीडियो लेके आऊँगा जहाँ से आप अपने क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से कर सकते हैं। तो वो एलिमिनेशन टेक्निक्स मैं अपने किसी अदर वीडियोज़ में ढंग से एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन चीज़ों का यूज़ करके आप आसानी से आंसर्स तक पहुँच सकते हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ये है पेंटिनियम के शब्द संबंधित है, तो ये माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित है। और उसके बाद जो अगला है वो है किस तरह का प्रक्रम छोटी फाइल बनाता है और फिर जिसका इंटरनेट पर स्थानांतरण तीव्र होता है। तो जो छोटी फाइल बनाता है, छोटी फाइल का मतलब ये है कि फाइल को छोटा कर देना, दबा देना, यानी कि कंप्रेस कर देना। और उसके बाद फिर वो उसका फाइल का साइज छोटा हो जाता है, अब वो कम मेमोरी लेता है, तो उसका इंटरनेट पे स्थानांतरण तेज़ी से हो जाता है। तो कंप्रेशन इसका राइट आंसर है। इस प्रकार भी आप थोड़ा बहुत रिलेटिव नॉलेज का यूज़ कीजिए तो आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एएलयू। एएलयू का क्या तात्पर्य है? तो इसका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है। कौन सा डिवाइस इनपुट डिवाइस नहीं है? तो वीडीयू है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो ये जो है ये आउटपुट डिवाइस है जिसको वीडीयू को बेसिकली मॉनिटर या डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। और उसके बाद जो अगला है ये है कंप्यूटर के किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है? सेकंड पीढ़ी में किया जाता था। और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो जैरे जो और या कांगो, जैरे नदी जिसको कांगो नदी भी बोलते हैं, ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। उसी प्रकार से लिम्पोपो नदी जो है वो आपकी मकर रेखा को 2 बार काटती है। और भारत के कंटेक्स्ट में ये है माही नदी, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद निम्नलिखित देशों के युग में राजधानी सुमेलित नहीं है। तो मोरक्को जो है वो उसकी राजधानी रबात है। तो मोरक्को का राजधानी उसके साथ सुमेलित नहीं है, बाकी सबकी राजधानी सुमेलित है। उसके बाद आप भारत के राज्यों, म्यांमार की सीमा के सारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? तो आप को नॉर्थ टू साउथ इसको अरेंज करना है। ये म्यांमार है अगर, तो ये अगर भारत है तो इसे नॉर्थ टू साउथ इसके राज्यों को अरेंज करना है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम इसका राइट आंसर है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, 1000 झीलों का देश किसको कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में कौन पशुपालन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? अर्जेंटीना इसका राइट आंसर है। जैसा कि आपको पता ही है, अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं और घास पशुपालन के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो आप इस प्रकार से भी आंसर दे सकते हैं। उसके बाद निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है, क्योंकि जो भारत की बाउंड्री ऐसे बांग्लादेश के साथ लगती है। तो अब बांग्लादेश आप देख सकते हैं 3 ओर से भारत से घिरा हुआ है। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के भी इस आंसर तक पहुंच सकते हैं। कल एक क्वेश्चन पूछा था, भारत के किस राज्य की सबसे सर्वाधिक तटीय सीमा रेखा होगी? तो गुजरात इसका राइट आंसर है, क्योंकि आप इस प्रकार से आइडिया लगाइए, क्योंकि ऐसे इसकी सीमा बनती है। तो इस प्रकार से भी आप लॉजिक के साथ अपने क्वेश्चन के आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, इसका राइट आंसर बांग्लादेश है। और 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक थी? तो मिजोरम इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो नंगा पर्वत उत्तराखंड में नहीं है, पीओके में है। और बाकी कामेट, बंदरपुर, दूनागिरी उत्तराखंड में है। उसके बाद पूछा है कि 2015 के आकलन के अनुसार, यूनाइटेड नेशन के 2015 के आकलन के अनुसार 2030 में विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, 8.5 अरब।
अभी 2022 में जो है 8वें अरब हुए बच्चे का जन्म फिलीपींस में हुआ है। तो इस प्रकार आपको ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। करंट अफेयर्स की न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के निम्नलिखित तटों में से किस पर औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो इसका राइट आंसर चेन्नई है। बहुत सारी जगह मुंबई दिया है, पर बेसिकली जो कोर बुक्स हैं और जो कोर रिसोर्सेज हैं वहाँ पे चेन्नई मेंशन किया है। तो भारत में चेन्नई से औसत समुद्र तल को मापा जाता है। उसके बाद एक ये है कि किस इसमें से कथनों में से कौन सा गलत है? कावेरी जो है वो कावेरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, राइट है। उसके बाद कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, ये भी सही है। ब्रह्मपुत्र एक पूर्ववर्ती नदी है, ये भी सही है। और गंगा जो है वो गंगोत्री से निकलती है, ये गलत है, ये गोमुख से निकलती है। तो यहाँ पे लॉजिक यूकेपीएससी ने ये लगाया है कि गोमुख से निकलती है, तो ये आपका गलत हो जाता है स्टेटमेंट। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी सही होता है। और जो ब्रह्मपुत्र पूर्ववर्ती नदी है, इसका मतलब ये होता है कि हिमालय के निर्माण से पूर्व ही ब्रह्मपुत्र नदी इस पूरे एरिया में बह रही थी। जब कोई नदी पूर्ववर्ती तब कहा जाएगा कि स्थलखंड जो उसके बाद बने हैं वो उससे पहले ही से ही उस एरिया में बह रही है और उस स्थलखंड को काट छांट के वो अपना रास्ते का निर्माण कर रही है। तो ब्रह्मपुत्र नदी भी भारत के नॉर्थ ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा गॉर्ज का निर्माण करती है हिमालय पर्वत को काट के। तो ये चीज़ें आपको समझनी है यहाँ से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। उसके बाद जो है कौन सी तिथि राज्य निर्माण की सुमेलित नहीं है? तो इसका सुमेलित है, सॉरी। इसका राइट आंसर है जो हरियाणा हरियाणा का गठन जो हुआ था 1 नवंबर 1966 को हुआ था। और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का दालों का सर्वाधिक उत्पादक कौन है? ये 2016 का उसमें पूछा गया, पर अभी के टाइम पे सबसे सर्वाधिक उत्पादन जो है वो राजस्थान में होता है। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार सर्वाधिक दालों का उत्पादन भारत में राजस्थान में होता है। और उसके बाद विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट का संचित भंडार कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर है। थोड़ा सा आप अगर एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करें, सूरीनाम सबसे बहुत छोटा देश है तो मुश्किल है, तो आप इसको काट सकते हैं। भारत के संदर्भ में भी ये गलत है, क्योंकि भारत में इतना बॉक्साइट का उत्पादन होता नहीं है। रूस में भी बॉक्साइट का इतना उत्पादन नहीं है, भले ही रूस बड़ा देश है। तो इस प्रकार भी आप थोड़ा सा चीज़ों को रिलेट करके ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसका वन क्षेत्र भारत में सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश इसका इम्पोर्टेंट राइट आंसर है। और जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, ये उत्तराखंड के कंटेस्ट में भी और भारत के कंटेस्ट में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको एग्जाम से पहले इसको पढ़ के जाना है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई? तो 2000 में भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। और यहाँ से चीज़ें ये समझ आती है कि जनसंख्या जनगणना ये तो सिलेबस में स्पेशली मेंशन भी हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उत्तराखंड में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये कोर एरिया है जिस पे आपको कमांड बेहतर करनी है और अपने हर एग्जाम से पहले उसको रिवाइज करके जाना है। यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसी पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन जनसंख्या जनगणना इन चीज़ों से पूछे गए हैं, नगरीकरण, इन चीज़ों से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पेपर में। तो आपको ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आपको इसको छोड़ के नहीं जाना है। अगला क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस। आप यहीं पे देख लीजिए, जनसंख्या थीम से ही कितने क्वेश्चन अभी आ रहे हैं। जनसंख्या दिवस मनाया जाता है तो 11 जुलाई, ये पहले भी बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पलायन का गतिशीलता संक्रमण मॉडल जनसंख्या से संबंधित है, देखो जेलेंस्की ने दिया था। उसके बाद ये है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो थारू उत्तर प्रदेश में है। गद्दी जो कल भी पूछा गया था, गद्दी कौन सा निम्नलिखित में से उत्तराखंड की जनजाति नहीं है? तो तब कल गद्दी राइट आंसर था यूकेपीएससी के उस एग्जाम में जो जेल गार्ड का हुआ था। उसके बाद जो अगला मतलब ये इसका जो ऑप्शन है ये है कि कोयम केरल में नहीं है, ये नॉर्थ ईस्ट में ये जनजाति पाई जाती है। और टोडा जो है तमिलनाडु में पाई जाती है। और ये एक बार ये यूपीएससी भी इस पे 2020 19 20 या 21 में क्वेश्चन पूछ चुका है। उसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस किस का सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो केरल इसका राइट आंसर है। और उत्तराखंड में भी लिंगानुपात और जनगणना इन सब चीज़ों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, किसे नगर का हृदय कहा जाता है? देखिए, आप अगर हृदय का बेसिक फिनोमेना देखा तो हृदय का काम होता है पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को मैनेज करना। ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड का काम होता है भोजन, ऑक्सीजन और अपशिष्ट पदार्थ आदि का शरीर में मैनेजमेंट करना, उनको इधर से उधर पहुंचाना।
तो इस प्रकार से जो पूरा परिसंचरण तंत्र है हृदय शरीर का वो मैनेज करता है। उसी प्रकार केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र जिसे जिला भी कहते हैं, वहाँ पे पूरे क्षेत्र का जो होता है उसके परिसंचरण तंत्र की तरह काम करता है, तो इसलिए उसे हृदय कहा जाता है। तो इस प्रकार आप देखते ही हैं कि जिले में कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, कि इंपॉर्टेंट कार्यालय होते हैं। तो इस प्रकार से आप इस थोड़ा सा नॉलेज का यूज करके भी इस आंसर तक पहुँच सकते थे। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है भारतीय नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण किसने किया? तो अशोक मित्रा इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार संस्थापित किया गया, तो ये 1979 में किया गया, 1979 में। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है पारितंत्र के लिए शब्द इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग 1935 में किसके द्वारा किया गया? पारितंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रथम प्रयोग 1935 में किसके द्वारा किया गया? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी टांसले है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने सर्वप्रथम पर्यावरणीय शिक्षा को एक विषय के रूप में विद्यालयी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया? तो ऑप्शन बी महाराष्ट्र इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है ओजोन का ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? CFC हमने सुना ही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये ओजोन के साथ क्रिया करके ऑक्सीजन का निर्माण कर देते हैं, ओजोन को डिप्लीट कर देते हैं। तो ओजोन ह्रास का मुख्य कारण CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है राजस्थान में भूमि क्षरण के लिए उत्तरदायी है? तो इंदिरा गांधी नहर है। देखो आगरा नहर तो होगी नहीं, यूपी में है। गंगा नहर भी यूपी और उत्तराखंड में है, गंगा नहर हाँ, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। सरहिंद नहर भी नहीं है। तो इस प्रकार से आप एलिमिनेशन टेक्निक का भी यूज करके इन आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। और इस इंदिरा गांधी नहर से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं उत्तराखंड में। इंदिरा गांधी नहर कहाँ है, किस नदी पर बनी हुई है, किस राज्य में है? उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, जैव विविधता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। संपूर्ण प्रजातियों, संपूर्ण जीन, संपूर्ण पारितंत्रों का योग। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किसे अम्ल वर्षा के निम्न में से अम्ल वर्षा के लिए कौन उत्तरदायी है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए, एसिड रेन के लिए उत्तरदायी हैं। और ये क्वेश्चन बार बार आता है, बहुत बार रिपीट होता है। यूपी PCS में भी ये इससे पहले पूछा गया था, UKPSC में भी पूछा गया था, और 2021 में UPSC में भी पूछा गया था। UPSC में उससे पहले भी पूछा गया था और UPSC में फिर रिपीट हुआ था। तो आप इस क्वेश्चन की गरिमा का अनुमान यहाँ से लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है, और यहाँ पे है पादप और जलवायु प्रदेश। तो यहाँ पे बेसिकली पादप कौन से किस टेम्परेचर के हिसाब से उस जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं, तो उस हिसाब से करना है। तो जो आप अगर एक चीज़ का थोड़ा सा यहाँ पे एक ही ऑप्शन को अगर आप मैच कराएंगे तो पूरे क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा। तो मेगा का मतलब क्या होता है, पहले हमें ये समझना है। मेगा का मतलब होता है बहुत बड़ा या बहुत अधिक, बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पे पाया जाता है? बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पाया जाता है आपका भूमध्य रेखा पे, क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और टेम्परेचर सबसे ज़्यादा वहीं पे होता है। तो इसका आप जैसे ही मिलाएंगे मेगाथर्म को भूमध्य रेखीय प्रदेश से, तो आपका आंसर यहीं से निकल जाना है, क्योंकि ऑप्शन डी में ही ए के साथ जो है ए में 2 है, तो यहाँ से आप मिला सकते हैं। उसके बाद मेसोथर्म यानी कि जो मध्यवर्ती एरिया है वो कौन सा होगा? वो उष्ण कटिबंधीय होगा, तो आप इसको मिला लीजिए। उसके बाद आप माइक्रोथर्म शीतोष्ण कटिबंध से मिला लीजिए, और हैका थर्म को टुंड्रा से मिला लीजिए। तो इस प्रकार से आप केवल एक ही चीज़ को मिला के भी इस आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो आपको समझना यह है कि चीज़ों को कैसे थोड़ा थोड़ा नॉलेज को आप यूज करके आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है स्टैंड अप इंडिया के बारे में पूछा है। तो स्टैंड अप इंडिया में बेसिकली कौन कौन शामिल है? महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक शामिल हैं, अनुसूचित जाति वाले शामिल हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। और कल वाले पेपर में पूछा था कि स्टैंड अप इंडिया कब शुरू की गई थी? तो 2016 में स्टैंड अप इंडिया शुरू की गई थी। स्टैंड अप इंडिया हो गया, स्किल इंडिया हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, और उज्ज्वला योजना हो गया, स्वच्छ भारत मिशन हो गया, नमामि गंगे प्रोजेक्ट हो गया। तो ये कुछ 10-12 टॉपिक्स हैं जो भारत के कंटेस्ट में हमेशा इम्पोर्टेंट है, और ये उत्तराखंड में यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको इनको छोड़ के नहीं जाना है,
और आपको इनको बार बार पढ़ के जाना है ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर में गलत ना हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन 2024 तक किस मार्ग पर दौड़ेगी? तो अहमदाबाद मुंबई में दौड़ेगी और ये जापान के सहयोग से इसको बनाया जा रहा है। उसके बाद निम्न राज्यों में से किस भारतीय राज्य की जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य घोषित किया गया? तो सिक्किम इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है, फरवरी 2016 में किसने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया था? तो इसका राइट आंसर ब्रेंडन मैकुलम है। तो आपको यहाँ से समझना यह है कि जो उस पर्टिकुलर साल, जिस साल आप एग्जाम देने जा रहे हैं, वहाँ पे कोई स्पेशल चीज़ किसी गेम के लिहाज से होती है, तो उसको आपको याद करके चलना है कि वहाँ से क्वेश्चन बनने के हाई चांस हो जाते हैं। जैसे इस साल एशियन गेम्स हुए हैं, तो एशियन गेम्स से किसको पदक मिला है और ख़ास तौर पे गोल्ड मेडलिस्ट, उनको पढ़ के जाइए वहाँ से। और भारत को कितने पदक मिले हैं, भारत का कौन सा स्थान है, जो कि भारत को 107 पदक, 28 गोल्ड और 38 रजत पदक मिले हैं, तो और कुल 107 मिले हैं। तो भारत का चौथा रैंक है पूरे एशियन गेम्स में। चीन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से आप इन चीज़ों को देख के जाइए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और यूकेपीएससी के लोअर पीसीएस या अपर पीसीएस में पूछा था, ओलंपिक गेम्स 2020 में भारत को कितने स्वर्ण पदक प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, तो आप चीज़ों को रिलेट करना सीखिए और वहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं, तो उन चीज़ों का आइडिया आपको लगेगा। और वो चीज़ों का आइडिया आपको तब लगेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से करके जाएंगे। और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, बहु अरब डॉलर परियोजना तापी किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, प्राकृतिक गैस से संबंधित है। और तापी का जो है ये तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के बीच पाइपलाइन बिछाई जा रही थी तुर्कमेनिस्तान से ऑयल या प्राकृतिक गैस को भारत या फिर पाकिस्तान या अफगानिस्तान तक एक्सपोर्ट करने के लिए। तो ये सक्सेसफुल तो नहीं हो पाया अभी तक, क्योंकि पूरी तरह से कंप्लीट तो नहीं हो पाया, पर तापी बार बार न्यूज़ में आता रहता है, तो तापी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, 2016 में सार्क देशों द्वारा मनाया जाए 2016-17 को सार्क देशों द्वारा मनाया जाएगा। तो ऑप्शन सी, सांस्कृतिक विरासत का वर्ष। और सार्क एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ से यूकेपीएससी, यूके में बार बार क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ये सार्क से संबंधित सारी चीज़ों को पढ़ के जाना है, चाहे वो फिर करंट अफेयर से रिलेटेड हो या फिर स्टैटिक पोर्शन ही क्यों ना हो। क्योंकि कई बार एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा था, सार्क किसके मस्तिष्क की उपज है। तो आपको ये चीज़ें भी देख के चलनी है कि इतिहास सार्क का कैसा है और भविष्य कैसा है, वर्तमान सार्क का कैसा है। तो ये चीज़ें आपको देख के चलनी है, तभी आप इस एग्जाम में इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। ये उस टाइम का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। आंग सांग सू की म्यांमार के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण नहीं कर पाई, क्योंकि उनका पुत्र जो था ब्रिटिश नागरिक था, इसलिए उनको शपथ ग्रहण करने से रोका गया वहाँ पे। उसके बाद 2016 में इस वायरस के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति की घोषणा की, तो तब जीका था। इस बार इम्पोर्टेंट है कोरोना वायरस, कोरोना इतना न्यूज़ में है, तो आपको कोरोना से संबंधित चीज़ों को पढ़ के चलना है, वैक्सीन से संबंधित चीज़ों को पढ़ना है, कोरोना की वैक्सीन से संबंधित चीज़ों को पढ़ना है, ताकि आपका एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन कोई भी इस प्रकार से गलत ना हो। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर को देख के ये आइडिया लगा सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस एरिया जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस हाई है। उसके बाद ये तब का करंट अफेयर्स था आईएस के हमले के बारे में। ऐसा कोई बड़ा हमला या चीज़ें होती हैं तो आपको पेपर में करके उससे पढ़ के जाना है, ताकि आपको वहाँ पे कोई अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन बने तो वो छूटे नहीं आपसे। ये ओलंपिक से संबंधित क्वेश्चन है, तब का करंट अफेयर्स था। अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मैं ऊपर आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। 2020 में जो ओलंपिक हुआ था, टोक्यो में हुआ था। 2024 में जो है वो पेरिस, फ्रांस में होने जा रहा है। 2028 में जो ओलंपिक है वो लॉस एंजल्स में होने जा रहा है, यूएसए में। 2032 का जो है वो ऑस्ट्रेलिया में होगा, ब्रिस्बेन में। और 2036 के लिए अभी घोषणा नहीं हुई है। और 2036 में भारत सरकार कोशिश कर रही है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ भारत को इसकी मेजबानी करने का अधिकार दे दे। होप सो, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि 2036 का ओलंपिक भारत होस्ट करे, तो भारत को ये मिल जाए। जब अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है, अगर हो जाएगी तो भारत को मिल जाएगी, तो हमारे लिए भी अच्छी बात होगी। तो तब इसके बारे में देखेंगे 2036 में किसको मेजबानी मिलती है। फिलहाल के लिए आपको 24, 28, 32 का याद करके रखना है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है 2014-15 में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक थी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अब 2023-24 का, 22-23 का। तो 2022 नेशनल सैंपल सर्वे और नेशनल स्टैटिकल ऑफिस के द्वारा जो रिकॉर्ड्स
अपने दिए गए हैं, अपनी रिपोर्ट्स दी गई है, उसके अनुसार तेलंगाना, कर्नाटक, हरियाणा क्रमशः फर्स्ट, द्वितीय और तृतीय स्थान पर है। सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय तेलंगाना की है, फिर कर्नाटका की है, फिर हरियाणा की है तीसरे नंबर पे। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका उस टाइम के तो उपाध्यक्ष हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पर अभी इम्पोर्टेंट है। सुमन बेरी जो है अभी वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं, और सीईओ जो है वो BVR सुब्रमण्यम है। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और यहाँ पे नाम देखिए कैसे दिए, राहुल गांधी, अरुण जेटली, ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, मानवोदय काव्य की रचना की थी, तो भरत कवि ने की थी। तो कल के पेपर में पूछा था मानवोदय काव्य किस राजा के लिए, किस राजा के दरबार में या किस राजा से लिखा गया है? तो कल मानसा उसका सही आंसर था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। आपको एरियाज को पहचानना है कि एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2022-23 में 21-22 में सॉरी, इसका भारत की जो रैंक है अभी वर्तमान में जो चल रहा है 21-22 के लिए रिपोर्ट अभी आई हुई थी। तो उसके लिए भारत की रैंक जो है वो 132 है। इस साल 22-23 के लिए रैंक आएगी, तो जब आएगी तो उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है। तो विदेशी व्यापार नहीं होता है उस अर्थव्यवस्था में। तो बंद है जिसका मतलब वो बाहर कैसे व्यापार करेगा, तो इसलिए तो बंद अर्थव्यवस्था है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान NIRD कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। वैट जो है, वैट लगता है आपका उत्पादन एवं विक्रय के मध्य सभी चरणों में। इसको कास्केडिंग इफेक्ट करना है, ये यहाँ पे भी लगेगा, फिर यहाँ पे भी लगेगा, फिर यहाँ पे भी लगेगा। इसी को समाप्त करने के लिए भारत में GST लाया गया। तो GST से क्वेश्चन बनते हैं, वैट से भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन अब बनते हैं, और GST को आपको पढ़ के जाना है। GST से वेरियस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, GST के टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। वैट से संबंधित UKPSC के अपर या लोअर PCS में भी एक बार ये पूछा गया था। 2021 के पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, तो 2021 के पेपर में पूछा गया था उत्तराखंड में वैट कब लागू हुआ था। तो आप इन चीज़ों से आप समझ सकते हैं कि इन टॉपिक्स की कितनी गरिमा है उत्तराखंड के एग्जाम्स के लिए। ये तो उस टाइम के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। सुपर 301 अमेरिकी व्यापार कानून था। उसके बाद श्वेत क्रांति, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीस कुरियन जी को कहा जाता है। और उसके बाद यह है कि नॉर्मन बोरलॉग जो है वो दुनिया में हरित क्रांति का जनक है। और ये स्वामीनाथन वाला इंपॉर्टेंट है, इस साल इनकी डेथ हुई है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक स्वामीनाथन जी को कहा जाता है, MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है अगला, भारत में पंचायतों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर संग्रहित किया जाता है? स्थानीय मेलों पर लगने वाला कर संग्रहित किया जाता है उनके द्वारा। उसके बाद महात्मा गांधी के निम्नलिखित आंदोलनों में महात्मा गांधी के निम्नलिखित आंदोलनों को प्रारंभ से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। महात्मा गांधी जब 1915 में भारत आए तो उन्होंने केक काटा। तो इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। तो केक जो है चंपारण है, ठीक है। केक का अर्थ चंपारण है, दूसरा अहमदाबाद है, तीसरा खेड़ा है। ई से आप असहयोग आंदोलन लगा सकते हैं, क्योंकि तो इस प्रकार से जो केक से आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं कि महात्मा गांधी के भारत में आते ही कौन से आंदोलन उन्होंने स्टार्टिंग में किए थे। तो चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। चंपारण 1917, अहमदाबाद 1918 और खेड़ा भी 1918। तो इनका कालक्रम यह है। केक से आप इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं, मैंने तो ऐसे ही रखा हुआ है। और उसके बाद जो है तमिल साहित्य और तमिल संगम से संबंधित पिछले RO के पेपर में भी हमने डिस्कस किया था। तब संगम क्या था ये पूछा था। तब संगम साहित्य क्या है ये पूछा था, और संगम साहित्य किस राजा के अंडर हुआ था, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इस बार ये पूछा गया है 2016 में, संगम क्या है? तो इसका राइट आंसर है तमिल कवियों का संघ या मंडल। तो आपको ऐसे इस प्रकार से ये भी देखिए आपकी कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। खजुराहो मंदिर से बार बार क्वेश्चन आते हैं। खजुराहो मंदिर किसने बनवाए थे? चंदेल शासकों ने बनवाए थे। साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या था? तो आप देखेंगे कि फिनिक्स आश्रम अफ्रीका में है, तो फिनिक्स तो हो नहीं सकता। साबरमती आश्रम भारत में है, तो इसको काट देंगे। अब यहाँ पे आपके 33% चांसेस हो गए कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सही कर दें।
उसके बाद आप देखेंगे तो साबरमती आश्रम से जब नमक आंदोलन शुरू हुआ था तो दांडी आश्रम तक या दांडी तक पहुंचा था। तो दांडी तो होगा नहीं ऑब्वियसली, तो आप इसको भी काट सकते हैं। इस प्रकार से आप पहुंच आप और आप गांधी आश्रम के बारे में इतनी चर्चा तो होती नहीं है कि गांधी आश्रम कहाँ है क्या है, तो इसको भी आप अगर काट लेंगे तो इस प्रकार आप अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया हो तो आप सत्याग्रह आश्रम तक आराम से इस क्वेश्चन के आंसर के लिए पहुंच सकते हैं। उसके बाद 1906 से 1920 के बीच मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में किस प्रकार की थी? तो वो जो थे राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष थे स्टार्टिंग में, बाद में वो फिर अलगाववादी हो जाते हैं। उनको द्विराष्ट्र सिद्धांत को फिर वो अपना लेते हैं। तो स्टार्टिंग में वो राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष थे, इसीलिए वो महात्मा गांधी और आदि लोगों का असहयोग आंदोलन में और खिलाफत आंदोलन में सहयोग करते हैं। तभी खिलाफत और असहयोग मिलके भारत में असहयोग आंदोलन किया जाता है, खिलाफत आंदोलन किया जाता है। उसके बाद है दलित अधिकारों की सुरक्षा के लिए बी.आर. अम्बेडकर ने 3 पत्रिकाएं निकाली, इनमें से कौन सी एक नहीं है? तो बहिष्कृत समाज उनकी पत्रिका नहीं है, ठीक है। बाकी मूक नायक है, बहिष्कृत भारत भी उनकी पत्रिका है और इक्वलिटी भी उनकी पत्रिका है, इक्वलिटी जनता। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, बहिष्कृत समाज उनकी पत्रिका नहीं है। और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है 76, ब्रिटिश सरकार ने किस तिथि को भारत को पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की थी? तो पहले स्टार्टिंग में ब्रिटिश सरकार ने 30 जून 1948 को भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देने की घोषणा की थी। फिर उसके बाद फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि वो 15 अगस्त 1947 को ही भारत को स्वतंत्र करके ब्रिटेन की ओर चल दिए। उसके बाद है वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया, अनुवाद कराने का कार्य प्रारंभ किया? तो फिरोज शाह तुगलक है। तो आप इस फिरोज शाह तुगलक FST फास्ट अनुवाद कराया उसने भारत के हिंदू धार्मिक ग्रंथों का फारसी में, इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। और उसके बाद जो है अकबर के शासनकाल से शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा क्या थी? शहनशाह सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा थी। और कल के पेपर में पूछा था अकबर ने दीन इलाही धर्म कब चलाया था, कब प्रारंभ किया था? तो इस प्रकार आप देखिए कि अकबर एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अकबर हो गया, अशोका हो गया, समुद्रगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हो गया। तो ये इम्पोर्टेंट राजा हैं जो जहाँ से उत्तराखंड में क्वेश्चन बनते हैं। और भी हैं जिन इन फ्यूचर में उनके बारे में डिस्कस करूंगा। एक पूरी लिस्ट आपको दूंगा कि जहाँ से वो कोर एरिया जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 79 है, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? तो यहाँ पर भी आप एक चीज समझिए, देखो फाहियान तो करेगा नहीं क्योंकि राजा तो है नहीं, वो तो यात्री था, भारत में आया हुआ था चीन से, तो आप वो तो करेगा नहीं, तो आप इसको भी ऑप्शन को काट सकते हैं। दूसरा, अशोक के शासन में सिल्क रूट का डिस्कवर नहीं होता क्योंकि अशोक जो थे वो 250 AD के आसपास के राजा हैं, तो उस समय तो सिल्क मार्ग डेवलप भी नहीं हुआ था। तो इस प्रकार से आप इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। हर्षवर्धन जो है ये तो फिर मध्यकालीन भारत की शुरुआत से भी थोड़ा मतलब पहले हैं और अंतिम समय में हैं प्राचीन भारत के। तो उस टाइम तक तो सिल्क रोड पे फिर पूरा चाइना का ही अधिकार हो गया था। तो इसका राइट आंसर है कनिष्क। कनिष्क भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग का प्रारंभ करते हैं, सिल्क मार्ग पर कब्जा करके अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। उसके बाद है स्वतंत्रता के पश्चात पीवी पर्स किससे संबंधित था? पूर्व राजाओं से संबंधित था। बाद में फिर इंदिरा गांधी इनको पीवी पर्स को समाप्त कर देती हैं। एक बार अभी पीवी पर्स से संबंधित आर्टिकल भी पूछा था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी पूछा था यूकेपीएससी ने। उसके बाद है राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो भारत के राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं। इसको आप लास्ट करके भी याद रख सकते हैं, लिटरेचर, आर्ट, सोशल वर्क एंड साइंस। इन थीम्स से भी 12 लोगों को इलेक्ट करके राष्ट्रपति राज्यसभा में भेजते हैं। इलेक्ट मतलब मनोनयन करके भेजते हैं। पहले राष्ट्रपति 2 लोगों को जो एंग्लो इंडियंस थे उनको भी लोकसभा में भेज सकते थे, पर अब वो प्रोविजन खत्म कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके। तो आप केवल राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में ही मनोनयन कर सकते हैं 12 सदस्यों का। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं, तो ये केंद्र को दी गई हैं भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां।
उसके बाद किसी संविधान संशोधन किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? राइट आंसर 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। 42वें संविधान संशोधन के तहत इसे शिक्षा को जो है समवर्ती सूची में लाया गया। 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसलिए आपको इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को देख के जाना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद पूछा है कि कहाँ विधानसभा परिषद नहीं है? उत्तराखंड इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका की अवधारणा का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुआ था। PIL जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसका जो उद्भव हुआ था या प्रादुर्भाव हुआ था, ये अमेरिका में हुआ था। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को घोषित करता है, तो ये है ऑप्शन सी इसका राइट, राज्यों का संघ घोषित करता है। और ये आजकल भी न्यूज़ में है, जब से ये न्यूज़ चल रही है कि इंडिया का नाम भारत किया जाए। तो आर्टिकल 1 में क्या लिखा है? आर्टिकल 1 में लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर बन रहा था। तो आपको ये इस आर्टिकल 1 को अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ से इस बार क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा हाई चांस है। तो आर्टिकल 1 में लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, तो राज्यों का संघ होगा, तो इसलिए आपको आर्टिकल 1 देख के जाना है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। उसके बाद आर्थिक निर्गम यानी कि इकोनॉमिक ड्रेन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये दादा भाई नेहरू ने 1861 में प्रतिपादित किया था। ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी कि कैसे अंग्रेज भारत का जो कीमती धन है उसको अपने देश इंग्लैंड में ले जा रहे हैं, इस ड्रेन ऑफ वेल्थ कंसेप्ट के माध्यम से उन्होंने समझाया था। उसके बाद लोकपाल बिल भारत की संसद में पहली बार कब प्रस्तुत किया गया? 1968 में प्रस्तुत किया गया। लोकपाल से बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं कि पहली बार लोकपाल किस राज्य में एक्ट लाया गया, पहली बार किस राज्य में लागू किया गया? उत्तराखंड के कंटेस्ट में भी 2011 में इसे बनाया गया लोकपाल बिल को। तो लोकपाल से संबंधित चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं अपने प्रीवियस ईयर डिस्कशन, प्रीवियस किसी लेक्चर में, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और लोकपाल इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और इस बार भी लोकपाल न्यूज़ में है, तो लोकपाल से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, M.K. गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक का नाम क्या था? तो हिंद स्वराज उनकी पहली पुस्तक का नाम हिंद स्वराज था, जो 1909 में उन्होंने लिखी थी। दूसरी पुस्तक उन्होंने लिखी थी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ 1921 में। ये उनकी आत्मकथा है, कभी पूछा जा सकता है उनकी आत्मकथा का नाम क्या है, तो उनकी आत्मकथा का नाम माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है। और इसमें उन्होंने अपने बचपन से 1921 तक की चीज़ों का वर्णन किया है। उसके बाद उन्होंने फिर 1942 में की टू हेल्थ नामक बुक लिखी, स्वास्थ्य से संबंधित बुक है। उसके बाद उन्होंने माई इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, मेरे सपनों का भारत, 1947 में ये किताब लिखी। अगला जो क्वेश्चन है 91, बजट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो बजट का मुख्य उद्देश्य होता है जवाबदेही सुनिश्चित करना, सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करना, प्रबंध के साधन के रूप में कार्य करना, आर्थिक विश्लेषण हेतु सुविधा देना। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, संसदीय सरकार किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर है आपका विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध। और इससे जो ऊपर के दो ऑप्शन है, शक्तियों का विभाजन, अंकुश एवं संतुलन, ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं। और अगर हम इसको हम विधायिका मान लें और इसको कार्यपालिका मान लें, तो ये जो है ये सरकार है, क्योंकि सरकार के जो सदस्य होते हैं वो विधायिका के भी सदस्य होते हैं और एग्जीक्यूटिव के भी सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार आप इस घनिष्ठ संबंध को देख सकते हैं इस वेन डायग्राम में। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 93 है वो है, भारत में संसद में शून्यकाल शुरू होता है। तो शून्यकाल जो होता है दोपहर 12 बजे होता है। आप शून्यकाल से थोड़ा सा रिलेट कर भी सकते हैं, 12 बजे को 0000 लिखते हैं, तो ये शून्यकाल आप इस प्रकार से भी मैनेज कर सकते हैं, इस प्रकार से भी थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें क्वेश्चन थे मैथ्स और रीजनिंग के। मैथ्स और रीजनिंग की आप तैयारी करते रहिए साथ में इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग एक डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है। जैसे लोअर पीसीएस के 2021 के एग्ज़ाम में मैथ्स और रीजनिंग ने की रोल प्ले किया था प्री क्लियर करने के लिए बच्चों का, तो उसी प्रकार से इस एग्ज़ाम में भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे 12 क्वेश्चन डिलीट हो गए थे जीएस के। तो
जिन लोगों का वहाँ पे 40+ जिन्होंने मैथ्स में स्कोर किया था, मैथ्स रीजनिंग में, तो उनका आसानी से सिलेक्शन हो गया था। तो मैथ्स रीजनिंग को साथ बाई साथ पढ़ते जाइए। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है उत्तराखंड से संबंधित है। अब ये क्वेश्चन 1947 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा की संबंधित है। ये कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित है। तो जब पाकिस्तान ने तब 1947 में आज़ादी के तुरंत बाद 1948 में भारत पे कश्मीर पे हमला कर दिया था, तो मेजर सोमनाथ शर्मा जो कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित है, उन्होंने एक महान वीरता का अपना प्रदर्शन किया था और वीर गति को प्राप्त हुए थे। और पाकिस्तान उन सभी स्वतंत्रता मतलब सेनानियों की बदौलत पाकिस्तान को भारत से बाहर खदेड़ा गया था। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, प्राचीन शैल चित्रों में लाखों गुफा कहाँ है? लाखों गुफा अल्मोड़ा में है। उसके बाद कत्यूरी की दरबारी भाषा बहुत बार रिपीट हुआ है, संस्कृत थी। अगला क्वेश्चन है, दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा शिमला दर्रा है। पिछली बार भी मैंने RO के पेपर में डिस्कस करते हुए बताया था। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, प्रजामंडल की स्थापना। प्रजामंडल और श्रीदेव सुमन उत्तराखंड के कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना। उसके बाद खतलिंग हिमनद का उद्गम भिलंगना उद्गम स्थान है, भिलंगना का है। खतलिंग भिलंगना नदी जो है वो खतलिंग से निकलती है। उसके बाद जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्वत पदीय नगर नहीं है? तो रुद्रपुर इसका आंसर है। पर्वत पदीय का क्या मतलब होता है? ये जैसे पर्वत है तो इसके जस्ट नीचे कौन सा यहाँ पे एडजेसेंट नगर जो है, कौन सा नगर यहाँ पे स्थापित है? तो उससे मतलब है हरिद्वार है, क्योंकि पर्वत पदीय नगर है। जैसे शिवालिक के जस्ट नीचे हरिद्वार है, कोटद्वार भी है, टनकपुर भी है। तो कौन नहीं है? रुद्रपुर। क्योंकि वहाँ पे मेन वहाँ पे क्या है, हल्द्वानी जो है, हल्द्वानी वो पर्वत पदीय नगर है। हल्द्वानी हो गया, काठगोदाम हो गया। तो रुद्रपुर उसके बाद आता है, तो वो पर्वत पदीय नगर नहीं है, वो वहाँ पे मैदानी नगर है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 132 है। प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है तो लिपू लेक दर्रे से। और प्रधानमंत्री मोदी जी अभी उत्तराखंड के दौरे पे आए थे, उन्होंने आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर आदि के बारे में यहाँ पे चीज़ें न्यूज़ में आई हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर से आप इसको पढ़ के जाइए एग्जाम से पहले। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड में रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है? तो अंतिम बिंदु का मतलब यह है कि जहाँ से फिर आगे कोई ट्रेन आगे नहीं बढ़ती है, ख़त्म हो जाता है वहीं पे, तो अंतिम बिंदु है। तो लक्सर जो है वो अंतिम बिंदु नहीं है। उसके बाद हरिद्वार और फिर देहरादून के लिए ट्रेन आती है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, नंधौर दून किस जनपद में है? नैनीताल में है। नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपने सुना ही होगा। तो उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश MCT पृथक करता है महान हिमालय और लघु हिमालय को, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। कल पूछा था कि हिमालय के महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच बीच से जो सीमा भ्रंश रेखा जाती है MCT, नहीं, उत्तराखंड में महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में से कौन सी रेखा जाती है? तो उसका भी आंसर यही था, MCT। तो इस प्रकार से देखो किस प्रकार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। उसके बाद जो 136 क्वेश्चन है, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम, ये भी कल रिपीट हुआ था, बाड़ाहाट। कल भी आया था ये क्वेश्चन, आता रहता है ये क्वेश्चन। और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो 137, उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में प्रारंभ हुआ? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा मेरे हिसाब से गोरखा काल बनेगा, क्योंकि मुगल काल और डोगरा काल तो होगा नहीं, क्योंकि मुगल और जो डोगरा हैं, ये दोनों तो भारत के ही हो जाते हैं। तो औपनिवेश का मतलब, औपनिवेशिक का मतलब क्या होता है? विदेशी राज्य जब किसी विदेशी राज्य जब किसी देश पर ऐसे शासन करे कि उसकी सारे रिसोर्सेज को अपने अपने हितों में प्रयोग करने लग जाए, तो औपनिवेशिक शासन का ये मतलब होता है। जो मुगल और डोगरा है, अगर मुगल भारत में आए भी थे तो फिर वो हमेशा के लिए भारत के हो गए। तो इस प्रकार से जो गोरखा हैं वो भारत पर उत्तराखंड में शासन करते हैं और उसके बाद उत्तराखंड से चले जाते हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर गोरखा होगा। ब्रिटिश भी ऐसा ही औपनिवेश का भारत में निर्माण करते हैं, 1947 में जाते हैं, लेकिन सर्वप्रथम पूछा है तो मुझे लगता है कि किस काल से प्रारंभ हुआ, तो मुझे लगता है इसका राइट आंसर गोरखा काल होना चाहिए। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है 138, प्राचीन समय में किसे कुब्जात्मक के रूप में जाना जाता था? तो ऋषिकेश इसका राइट आंसर है।
पांडुकेशर और ताम्रपत्र किस भाषा में लिखा है? पांडुकेशर से बार बार क्वेश्चन आता है, तो संस्कृत भाषा में है। ललित सूरदेव के समय का है, और ललित सूरदेव क्या है? कत्यूरी शासक है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ऊपर एक क्वेश्चन पेपर में डिस्कस किया भी था कि कत्यूरी की जो राजकीय भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत थी। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा पेपर में ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, थीम्स रिपीट होती हैं, इस प्रकार से आप पेपर में ही चीज़ों को मैनेज करके अपने आंसर को एक दो क्वेश्चन को आंसर तो वहीं से ठीक कर सकते हैं, अगर जब कभी ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है, तो इसका छोलिया है। छोलिया में नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे टाइम चेंज हो रहा है तो गीत भी गाए जा रहे हैं। और उसके बाद है, द्वाराहाट में 9वीं शताब्दी में ध्वज मंदिर को अन्य नाम से जाना जाता है, तो गुजर देव मंदिर को जाना जाता है। ये भी वहाँ कत्यूरी शासन काल के दौरान इस कत्यूरी की एक ब्रांच थी जो उस एरिया में शासन करती थी, उनके द्वारा ही उनके एक राजा थे गुजर देव, तो उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया। तो उसके बाद है 142 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है? तो बोक्सा जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है। तो जनजातियां भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ से उत्तराखंड में क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद उत्तराखंड में पीतल नगरी की स्थापना की जा रही है, तो अल्मोड़ा में की जा रही है। तो आप एक चीज़ समझिए, सबसे पहले ऐसे आंसर्स जब आपको आते नहीं है तो उसके आंसर्स तक कैसे पहुंच सकते हैं? पीतल किससे बनता है? पीतल बनता है जस्ता और तांबा से। आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी पढ़ा होगा और साइंस एंड टेक में भी पढ़ा होगा। और तांबा मिलता है अल्मोड़ा में। तो इस प्रकार से आप कहाँ पे उस नगरी का निर्माण किया जाएगा? तो इस प्रकार से भी आप अपने आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। अल्मोड़ा में उस नगरी का निर्माण किया जा रहा है उस 2016 के दौरान किया जा रहा था। तो पीतल नगरी वैसे भी अल्मोड़ा को ही बोलते हैं। तो इस प्रकार से भी आप अपने आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये 38वें राष्ट्रीय खेल किस वर्ष आयोजित होंगे, ये इससे संबंधित है। पर अभी तो ये पता नहीं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। पर अभी जो 37वां राष्ट्रीय खेल होने वाला है, ये गोवा में होने वाला है इस साल 2023 में। और इसका जो शुभंकर है वो मोगा शुभंकर है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट ये है कि 38वां जो राष्ट्रीय खेल होने वाला है 2024 में, ये उत्तराखंड में होने वाला है। तो 38वें जो राष्ट्रीय खेल हैं 2024 में उत्तराखंड में होने जा रहे हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन तो उस दौरान करंट अफेयर्स में था, तो अभी तो अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भी स्वच्छ भारत की जब रिपोर्ट आए तो उसमें उत्तराखंड के जिले हैं या फिर जो शहर हैं उनकी स्थिति देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट होता है? उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो ये 27 मार्च 2016 को हुआ था। और उसके बाद जो आनुवंशिकी में निम्नलिखित में से कौन प्रभावी होता है? तो RH फैक्टर इसका राइट आंसर है। उसके बाद जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए तैयार की गई औषधि है, तो इंटरफिरॉन इसका राइट आंसर है। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन, मनुष्य के फेफड़े में कितने भाग या खंड पाए जाते हैं? तो 4 इसका राइट आंसर है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, पक्षी जो अपने ऊपरी जबड़ा हिला सकता है, तोता। थोड़ा सा आप अगर सोचते तो ऊपरी जबड़ा हिलाने का मतलब क्यों पूछा होगा? बाकी पक्षियों के पास भी तो चोंच है। तो ऊपरी जबड़ा जब हिलाता है तो उसी की वजह से एक अच्छी वॉइस से वो बोल पाता है। जैसे मनुष्य भी दोनों जबड़ों को हिला पाता है, तो इसी वजह से सांप बोल पाता है। तो इस प्रकार से तोता भी मनुष्य की नकल करता है, तो आप और नकल करता है और बोल पाता है थोड़ा बहुत। तो ऊपरी वो सब इसलिए हो पाता है क्योंकि तोता जो है वो अपने ऊपरी जबड़े को हिला सकता है। तो इस प्रकार तोता इसका राइट आंसर था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे 150 क्वेश्चन पूरे होते हैं। और यहाँ से हम कुछ इंपॉर्टेंट थीम एरियाज क्वेश्चंस को भी देखते हैं जहाँ से उत्तराखंड में बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे कि आप अपने RO ARO के एग्जाम, EO के एग्जाम जो आने वाले हैं, तो उसमें किस प्रकार से किन एरियाज को टारगेट करके आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। और मैंने अभी अपने प्रीवियस ईयर के और भी पेपर डिस्कस किए हुए हैं, तो उनको भी आप इस प्लेलिस्ट में जाके अगर आप पहली बार आए हैं तो देख सकते हैं मेरे इस चैनल के। और साथ ही मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है जहाँ पे मैं एग्ज़ाम से संबंधित बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस और उत्तराखंड से संबंधित बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को शेयर करता हूँ। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको मैं अपने डिस्कशन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा। तो वहाँ से आप जुड़ के भी उत्तराखंड के एग्ज़ाम से संबंधित चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि हर छोटे छोटे टॉपिक पे वीडियो बनाना संभव नहीं हो पाता क्योंकि टाइम का थोड़ा कंस्टेंट रहता है। तो इस प्रकार से फिलहाल के लिए इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।